हेलो स्टूडेंट्स। तो साइंस एरा के डिजिटल क्लासरूम में आप सब लोगों का स्वागत है। फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, और फिजिक्स में हम पढ़ने का अप्रोच रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेटेड थीम। इंटीग्रेटेड थीम क्या है हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको इससे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to discuss the syllabus that we have to go through in our board preparation। यानी पहले हम ये देखेंगे कि हम 12th क्लास का जो बोर्ड प्रिपरेशन है उसमें पढ़ने वाले क्या हैं, हमें कितना मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, और वो मटेरियल हमारा जो 11th का मटेरियल है, 11th में हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर रखा है, उनके साथ कैसे कनेक्टेड है। ये जो लिंकेज यदि हम समझ पाए तो हमें बहुत ज्यादा सहूलियत होगा फिजिक्स को समझने में। तो आप देखिए यहाँ हमारे जो 12th के टोटल चैप्टर्स हैं वो है 17 चैप्टर्स। ये आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग है, 56 मार्क्स का टोटल स्कीम है। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी विद्युत क्षेत्र। द फर्स्ट चैप्टर इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। सेकंड चैप्टर इज ऑफ गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी तीसरा चैप्टर है हमारा विद्युत विभव का। चौथा चैप्टर है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यानी विद्युत धारिता। फिफ्थ चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। और सिक्स्थ चैप्टर इज इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज विद्युत परिपथ। सेवन चैप्टर बड़ा चैप्टर है ये, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं सारे ही। धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। एट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुण। ऐसे ही 9 चैप्टर है ईएमआई के रूप में फेमस है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 10 चैप्टर पे आप गौर करें, यह है अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा। 11 चैप्टर और 12 चैप्टर ऑप्टिक्स के चैप्टर हैं, प्रकाशिकी के चैप्टर हैं। 11th में किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे, और 12 चैप्टर जो है वो प्रकाश की प्रकृति के बारे में है। 13 चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, यानी आधुनिक भौतिकी में जो लेटेस्ट फिजिक्स है जिनको हम पढ़ते हैं उनमें क्या क्या है वो हम देखेंगे। यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, हिंदी में इसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंग। ऐसे ही 14 चैप्टर से आप रूबरू हुए हैं केमिस्ट्री में। एटॉमिक फिजिक्स है ये, परमाणु भौतिकी, जिसमें हम एटम्स के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, यह भी एक तरह का एटॉमिक फिजिक्स ही है। हम एटम का जो न्यूक्लियर पोर्शन है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकी। हमारे जो आईसी वगैरह होते हैं, जो इंटीग्रेटेड सर्किट हैं, कंप्यूटर्स जिन पे वर्क करता है, कंप्यूटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हमारे मोबाइल्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो कौन कंपोनेंट्स हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनके मैकेनिज्म को हम देखेंगे। और लास्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या होता है हम बताएंगे आपको। कम्युनिकेशन, संचार, यानी जैसे आप मोबाइल से या वायरलेस कम्युनिकेशन करते हो तो किस तरह के जो डिवाइसेस हैं यूज होते हैं, उनका क्या बोलते हैं, बेस क्या होता है, उनके कंसेप्ट्स क्या होते हैं। ऐसे ही है कॉन्टेम्परेरी फिजिक्स। कॉन्टेम्परेरी फिजिक्स का मतलब क्या है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड में है, यानी समकालीन भौतिकी, हमारे वक्त की भौतिकी। 11th के चैप्टर्स हैं, सब लोग रूबरू हैं। फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वंडर मेजरमेंट। मैं एक बार 1 बाय 1 करके बोल देता हूँ, 1-2 मिनट जाया जरूर होगा, लेकिन आप देख पाएंगे कि कम से कम हमें 11th और 12th के चैप्टर्स पता होने चाहिए कि कौन कौन है वो। सेकंड है बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, यानी सामान्य गणितीय संकल्पनाएं, जिनमें हमने जो मैथ्स हमें 11th में यूज होने वाला था उसके बारे में पढ़ा था। और हम जान ही रहे हैं कि फिजिक्स जब पढ़ना शुरू करते हो आप, तो आपको पता चलता है कि मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यानी बिना गणित के फिजिक्स के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। यदि हमें फिजिक्स से कम्युनिकेट करना है, फिजिक्स बातें करनी है, हमें उनके साथ संवाद करना है, तो फिजिक्स एक ही भाषा समझती है और वो भाषा है मैथ्स। तो मैथ्स
का डेवलपमेंट करना पड़ता है। कभी हमें जब फिजिक्स पढ़ना होता है, फिजिक्स रिक्वायरमेंट पुट करता है कि हमें इस मैथ्स की जरूरत है, तो मैथमेटिशियंस नई मैथ्स को डिजाइन करते हैं। मैथ्स का एक हिस्ट्री रहा है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हम मैथ्स और फिजिक्स के बारे में फिर फर्क ही नहीं कर पाते कि मैथ्स क्या है, फिजिक्स क्या है। तो काइनेमेटिक हिंदी में है ये गति की, तीसरा चैप्टर था हमारा। ये आपको साधारण लग रहा होगा कि यार ये क्या है, चैप्टर के नाम है, लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा 5 साल का जो एक्सपीरियंस है टीचिंग एक्सपीरियंस, उससे कि हमारे बच्चों को काइनेमेटिक्स और काइनेटिक में फर्क ही नहीं होता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि ठीक है यार काइनेमेटिक है यानी गति की, ऐसे ही काइनेटिक पढ़ते हैं, यानी सब डिफरेंस नहीं है। और जब हम किसी चैप्टर के सुनकर के हमारे दिमाग में यदि उसका पिक्चर नहीं बने कि वो है क्या वास्तव में, उस नाम का मीनिंग क्या है, जैसे मैं कहूं मेरा नाम सुरभित है, ठीक है सुरभित है, यदि आपके दिमाग में ये पिक्चर नहीं बना कि सुरभित का मतलब क्या है, तब तक आपने उस चीज को जिया नहीं है। ऐसे ही जैसे मैं कहूं कि ये आदमी 10 दिन से भूखा है, तो आप यदि 10 दिन भूखे नहीं रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वो फीलिंग नहीं आएगा हमारे अंदर। और ये फीलिंग जो है वो जरूरी है। एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा, ये सारी चीजें आपको 11th और 12th की बुक उठा करके देख लो, उनमें मिल जाएगा, बट वो इंफॉर्मेशन है, वहां फीलिंग्स नहीं है। एक्सप्रेशन जो है, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसको एक्सप्रेशन टीचर देता है, क्योंकि टीचर्स जो है वो एक रिसर्चर ओरिएंटेड माइंड वाला होता है। वो बहुत सारे वर्ड्स के बारे में खोजबीन करता है, अन्वेषण करता है। ऐसे ही हमारा 5th चैप्टर था वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, रिजिड बॉडी डायनामिक्स यानी दृढ़ पिंड गतिकी। सारे हैं, आप क्लियरली इनको देख पा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। ऑसिलेटरी मोशन, वेव मोशंस, वेव मोशन में हमने बहुत शानदार टॉपिक पढ़ा, डॉपलर इफेक्ट। ऐसे ही ऑसिलेटरी मोशन जो था उसमें हमने हमारा फोकस जो है वो एसएचएम पर रहा। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सब्सटेंस काफी छोटा चैप्टर था, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर होगा जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरा आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, एसओएम, सोम, फ्लूइड्स के बारे में हमने देखा। यहाँ पे भी वेंचुरी फ्लोमीटर वगैरह, बर्नौली के जो एप्लीकेशंस है, बर्नौली का जो थ्योरम है, पास्कल का लॉ है, उनके बारे में हमने पढ़ा। थर्मल प्रॉपर्टीज, उष्मीय गुण, यानी किसी भी चाहे वो ठोस हो यानी सॉलिड हो, वेदर सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, जब हम उसको थर्मली ट्रीट करते हैं तो उसका क्या रिएक्शन आता है, क्या रिस्पॉन्स आता है, उन चीजों के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। थर्मोडायनामिक्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा जनरल जो अप्लायंस के लिए यूज होने वाला है ये। जैसे आपने एक साइकिल पढ़ा होगा यहाँ पर, कार्नोट साइकिल्स, हालांकि उनको हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक बेसिस था एक कंपैरिजन करने का कि बाकी के जो थर्मोडायनामिक साइकिल्स हैं जो हम इजाद कर सकते हैं, जिन पे हमारी मशीनरीज रन करती है, जितना भी पावर प्रोडक्शन होता है, चाहे आप बसों की बात कर लें, चाहे आप मोटर व्हीकल्स की बात करें, या फिर जो बड़ी बड़ी पनडुब्बीज है, सबमरीन्स हैं, उन सब का ऑपरेशन जो होता है वो थर्मोडायनामिक साइकिल्स पे होता है, यदि वो फ्यूल को यूज कर रहे हैं तो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत, इसका भी 12th में लिंक है, मैं वन बाय करके आपको बताऊंगा, ये केटीजी के रूप में आपका पॉपुलर है। तो यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तीनों चैप्टर हमारे इस चैप्टर से लिंक है 11th के। कौन से चैप्टर से हैं, क्या आप गैस कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक गैस कर रहे हैं। यदि आप पॉइंट 6 पे आ रहे हैं तो ग्रेविटेशन। यदि आपने ग्रेविटेशन को अच्छे से पढ़ा है तो 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर को बहुत ही कम डिफिकल्टी फील किए हुए आसानी से समझ सकते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है बच्चों? कारण ये है कि हमने ग्रेविटेशन में जो पढ़ा, ये फॉर्मूला आपको जूम करके दिखेगा। ग्रेविटेशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, F इक्वल टू F ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg इक्वल टू नेगेटिव माइनस G m1 m2 अपॉन r²। ये क्या फॉर्मूला था, इस पे ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे।
ऐसा फॉर्मूला था जो हमें ये बता रहा था कि यदि हमारे पास दो मास हो, मास m1 एंड अनदर मास इज मास m2, और यदि उनके बीच में स्पेसिंग यानी दूरी r हो, तो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी हम ये तो जानते हैं गुरुत्वाकर्षण से कि दो द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो आकर्षण का प्रबलता कितना है, वो कितने बल से एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्या उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसकी कैलकुलेशन के लिए न्यूटन के द्वारा यह फॉर्मूला दिया गया। ऐसे ही बच्चों एक द्रव्यमान की तरह ही किसी भी द्रव्यमान के पास एक गुण हो सकता है और वो गुण होता है आवेश, जिसको हम अंग्रेजी में चार्ज बोलते हैं। आवेश के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी कंपैरिजन करने के बाद में करेंगे। आवेश, मान लो द्रव्यमान जैसा ही कुछ है, यदि मैं कहूं कि द्रव्यमान को मैंने आवेश Q1 से रिप्लेस कर दिया और द्रव्यमान M2 को आवेश Q2 से रिप्लेस कर दिया है, और दो आवेश कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, प्लस आवेश और माइनस आवेश, और इनको यदि हमने r डिस्टेंस पे रख दिया है तो इनके बीच में भी बल लगता है। यानी मेरे कहने का मतलब बच्चों यह है कि कोई भी द्रव्यमान दो कैटेगरी में आता है। कितनी कैटेगरी में आता है कोई भी द्रव्यमान? दो। कौन सी? एक को हम प्लस कैटेगरी बोलते हैं, एक को हम माइनस कैटेगरी बोलते हैं। किसी को भी हम प्लस कैटेगरी बोल सकते हैं, किसी को भी हम माइनस कैटेगरी बोलते हैं। यदि हमें प्लस बोलना है कि माइनस बोलना है, इसका निर्धारण बार बार करना पड़े तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी, और इस समस्या के निराकरण के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने जो नोशन हमें दिया है, उनकी नोशन को हम यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर जो आवेश होगा उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं, बाकी जो है उसके रेस्पेक्ट में सारी चीजें होगी। इनकी डिटेल्ड स्टडी मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा। तो मान लो जैसे हमारे पास आवेश है, यानी ये जो 3 चैप्टर हैं, इन 3 चैप्टर में द्रव्यमान नहीं होगा बल्कि आवेश होगा। Q1 और Q2 से हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। इनके बीच में जो बल लगेगा उसको हम वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण बल कहेंगे। यहां सिर्फ आकर्षण बल है, यहां आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, और इनके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उसके लिए फॉर्मूला न्यूटन के द्वारा नहीं दिया गया है, कूलाम के द्वारा दिया गया है। F electrostatic force Fe can be written as plus minus K Q1 Q2 upon R square। जैसे यहाँ G कांस्टेंट है, यहाँ कैपिटल K कांस्टेंट है, जैसे यहाँ M1 M2 है, वैसे यहाँ Q1 Q2 है, जैसे यहाँ स्पेसिंग R है, डिस्टेंस, यहाँ भी डिस्टेंस R। आप देख रहे हैं दोनों फॉर्मूले का फॉर्म सेम है, पैटर्न सेम है, रूप सेम है। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले का फॉर्म सेम है, रूप सेम है, पैटर्न सेम है, और पैटर्न यदि सेम होगा तो इसका और इसका व्यवहार भी सेम होगा। व्यवहार सेम होने का मेरा मतलब यह है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप यदि किसी फील्ड को डिफाइन करोगे तो उसी तरह से उसी लाइंस पे हम इस फील्ड को डिफाइन करेंगे। जैसे इसके लिए डिफाइन आप पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा उसी तरह का फॉर्मूला इसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए होगा। जो फॉर्मूला इसके विभव के लिए होगा वही फॉर्मूला इसके विभव के लिए, यानी द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऐसे ही फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होंगे, सेम होगा, फॉर्म सेम होगा, फॉर्मेट सेम होगा आपका। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर एक स्ट्रोक में कर सकते हैं, सिंगल स्ट्रोक में। कब? जब हमने ग्रेविटेशन को ढंग से पढ़ा है। ग्रेविटेशन में किसी को दिक्कत आता है कि सर आई डोंट फील कंफर्टेबल इन दिस चैप्टर, then it is sure that you are going to feel uncomfortable even here too। यहाँ पे भी वो आपको असहजता महसूस होनी है। अब वो असहजता महसूस नहीं हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, इससे पढ़े आप। हम आपको इसके लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस नया चैप्टर है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। यदि आपने
गति की पढ़ा है और केटीजी पढ़ा है। केटीजी में हमने माध्य मुक्त पथ के बारे में पढ़ा था, जिगजैग मोशन के बारे में पढ़ा था अणुओं के। यही चीज आपका यहां मिलेगा। अपवाह वेग के बारे में पढ़ेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, मोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, गतिशीलता के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये जो है डेरिवेशन होंगे आएंगे इसमें। उन डेरिवेशंस के जो पैटर्न्स हैं वो पैटर्न्स आपके ये जो चैप्टर्स हैं, चाहे ये बोलो चाहे इसके जो डेरिवेशंस बोलो, उनसे मिलते जुलते डेरिवेशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक नया थ्योरी है। अल्टरनेटिंग करंट का सीधा सीधा संबंध किससे है? एसएचएम से, ऑसिलेटरी मोशन के एसएचएम से। यहां पर ऑसिलेशन जो है वो कोई पार्टिकल कर रहा था, कोई द्रव्यमान कर रहा था। यहाँ पे जो ऑसिलेशन है हम वो दिखा सकते हैं कि कोई चार्ज कर रहा है। ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस हैं, हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे आपको। बाकी मॉडर्न फिजिक्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एटॉमिक फिजिक्स जो है, ये एटॉमिक फिजिक्स आपका केमिस्ट्री में जो एटॉमिक फिजिक्स आपने पढ़ा है उसके जैसा ही है। न्यूक्लियर फिजिक्स का ट्रेंड भी उसी हिसाब का है। डेरिवेशन जो है मैथ सेम रहेगा आपने जो पढ़ा है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स और ये चैप्टर्स जो हैं वो आपके अलग चैप्टर हैं। यानी हमारे काम क्या आएगा 11th का? हमारे काम एक तो आएगा बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, सामान्य गणितीय संकल्पनाएं, यानी हम वेक्टर नोशन को यूज करेंगे। वेक्टर का मैथ्स भरपूर यूज होगा। दूसरा जो डिफरेंशिएशन है, कैलकुलस का जो पार्ट डिफरेंशिएशन, अवकलन, इंटीग्रेशन, उसको हम भरपूर यूज करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स में हमें क्या यूज आएगा? काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स होता है कि किसी भी पार्टिकल के मोशन का इंफॉर्मेशन विदाउट उसके कोज के स्टडी करना, विदाउट कोज कि कारण क्या है उसके बारे में चर्चा नहीं करते हम। जैसे मान लो कोई बस है, या जैसे मान लो मैं ही हूं, मैं जा रहा हूं, क्या पढ़ना है? पढ़ना ये मान लो कि मेरा किसी पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम से कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया ये जानना है, या फिर मेरा वेलोसिटी क्या है, मेरा एक्सीलरेशन क्या है। यदि आपको ये चीजें पढ़नी है, ये नहीं जानना कि मेरा मोशन क्यों हो रहा है, यानी फोर्स के बारे में यदि हम नहीं पढ़ना चाहें तो फिर ये चीज किस में पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में। आपने देखा भी होगा काइनेमेटिक्स के चैप्टर में हमने फोर्स के बारे में जानकारी नहीं हासिल करी। यहाँ केवल विस्थापन पढ़ा, वेग पढ़ा, त्वरण पढ़ा, वो चीजें हमारे काम आएगी। ऐसे ही वर्क, एनर्जी एंड पावर जो है वो तो आपके इनके एप्लीकेशन थे। रिजिड बॉडी डायनामिक्स जो है ये अलग चैप्टर था, लेकिन डेरिवेशन का जो तरीका है, डेरिवेशन मेथड सेम रहेगा। यहां आपने यदि स्फीयर हो या फिर आपका सिलेंडर हो, यानी चाहे ठोस गोला हो, या फिर आपका बेलन हो, या फिर आपका चकती हो, उन सब के लिए जब आपने आई कैलकुलेट किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डेरिवेशन की जो टेक्निक्स यूज की थी वो टेक्निक्स हम इन चैप्टर्स में यूज करने वाले हैं। वेव मोशन जो आपने पढ़ा था, वो वेव मोशन में एक आपने पढ़ा सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत, हमने व्यतिकरण पढ़ा, इंटरफेरेंस पढ़ा। इंटरफेरेंस के बारे में हम यहां रूबरू होने वाले हैं इस चैप्टर में, नेचर ऑफ लाइट वाले में। जब नेचर ऑफ लाइट आप पढ़ेंगे तो आपको सुपरपोजिशन याद आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सब्सटेंस ये खास यूज नहीं होगा हमारे, फ्लूइड्स में भी यूज नहीं होने वाला है। बाकी केटीजी का मैंने आपको कुछ पोर्शन बताया है कि जो यूज होगा। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स एक अलग चैप्टर है। तो मैं थोड़ा सा आप जो हैं जब इसको नोट कर रहे होंगे तो या तो ऐसा है कि हम आपको स्क्रीनशॉट तो इनके प्रोवाइड करवाएंगे ही, अब थोड़ा सा इनको सरसरी नज़र से एक बार देखेंगे। ये मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ये जो चैप्टर्स हैं वो कितने कितने नंबर्स के हैं, इनको भी यूनिट में डिवाइड कर रखा है बच्चों। जैसे चैप्टर 1 से 4 है, ये स्थिर वैद्युतिकी का पोर्शन है, 7 नंबर का है ये, यहाँ 7 मैंने लिख रखा है। ऐसे ही चैप्टर 5 और 6 को एक यूनिट में दे रखा है, ये 5 मार्क्स का है, ऐसे ही मैंने लिख रखा है। जैसे 7 है, ये 5 मार्क्स का है अकेला ही। 8 नंबर चैप्टर है, अकेला ही एक यूनिट है,
3 नंबर का है। ऐसे ही 9th और 10th है, ये 7 नंबर के हैं। 11th 12th 9 के हैं। 13 आपका 4 का है अकेला ही। 14 15 6 के हैं। 16 अकेला 6 का है और 17 अकेला 4 का है, यानी टोटल कितने हो गए 56। ये तो है सिलेबस स्कीम। बाकी हम स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट मैं करूंगा चैप्टर फर्स्ट से। अब देखो बहुत से तरीके हैं। तरीके क्या हैं कि एक तो जनरल ट्रेंड ही है कि आप जब भी किसी टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ा रहे हो, आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक क्या बोल रहे हैं कि प्रिस्क्राइब कर रखा है और उसी को आपको यदि फॉलो करना है, जैसा कि बोर्ड क्लासेस में यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो करना जरूरी भी होता है, तो वही ट्रेंड है कि आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर लें, फिर सेकंड को पढ़ाएं, फिर थर्ड को पढ़ाएं, फोर्थ को पढ़ाएं। और या फिर पॉपुलर ट्रेंड होता है एक, ये तो है जनरल ट्रेंड कि फर्स्ट से स्टार्ट करो, आप यूनिट बाय यूनिट फिर चलते जाओ। पॉपुलर ट्रेंड ये होता है कि आप वो चैप्टर्स पहले पढ़ाएं जिसमें स्टूडेंट ज्यादा कंफर्ट फील करें। और ज्यादा कंफर्ट फील करने का मतलब है कि उसमें कुछ ऐसा हो जिनको हम, हमारे जो क्वेरीज हैं, कि जैसे आप देखते हो यार करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने की वजह से उसके आसपास क्या चेंज आने वाले हैं, जैसे लाइट है, एलईडीज हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, एरोप्लेन्स जो हैं जैसे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एरोप्लेन चढ़ता है, हम जैसे मान लो आपका एरोप्लेन चलता है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, उसमें चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, तो एक ऐसा झटका सा लगता है। जैसे आपने कभी देखा भी होगा, आप भी यदि चल दे मान लो, या कभी कभार हम कपड़े उतारते हैं क्या बोलते हैं नायलॉन वगैरह के बने हुए, तो हमें भी ऐसा लगता है कि जैसे चिंगारी टाइप का फील हो रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब यही है, हम जो आसपास देखते हैं, जिनमें हमारी जिज्ञासा है, वही चीज यदि क्लासरूम में आपका टीचर डिस्कस कर रहा है तो आपका मन लगता है, वो पॉपुलर ट्रेंड है आपका। और कुछ ऐसा होता है कि टीचर्स जो हैं वो अपने आप को ज्यादा कंफर्ट फील करता है, मान लो उसने किसी सब्जेक्ट में ज्यादा एक्सपर्टाइज है तो वो उस हिसाब से स्टार्ट कर सकता है, तो भी बच्चों को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि टीचर्स किसी चीज में जितना ज्यादा सहज महसूस करेगा, बच्चे भी उसी सब्जेक्ट को उतने ही सहजता से सीखेंगे। फिजिक्स की यदि मैं बात करूं तो फिजिक्स के बारे में कुछ धारणाएं हैं अलग अलग टीचर्स की, जिनको भी मुझे लगता है कि फर्स्ट लेक्चर में आपको अवगत करवाया जाना जरूरी है। पहली धारणा यह है कि कुछ लोग बोलते हैं फिजिक्स इज सब्जेक्ट ऑफ कंसेप्ट्स। फिजिक्स इज अबाउट कंसेप्ट्स, कि भौतिकी जो है वो सिद्धांतों के बारे में है। यदि आप भौतिकी को समझना चाहते हैं तो भौतिकी के सिद्धांतों को अच्छे से लर्न करिए, उनको अच्छे से सीखिए। बात बिल्कुल ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जब तक हम कंसेप्ट पे नहीं जाते। कंसेप्ट क्या है? किसी भी सब्जेक्ट का न्यूक्लिएटिंग साइट है एक तरह से, जहां से आपको उस सब्जेक्ट को फील करना स्टार्ट करना होता है, आप उनकी रगों को पकड़ना स्टार्ट करते हो। ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट डेरिवेशंस, यानी फिजिक्स जो है वो डेरिवेशंस के बारे में। ये वो लोग बोलते हैं जो फिजिक्स को पढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा, और उन्हें लगता है कि ज्यादातर टाइम उनका जो कंज्यूम हो रहा है वो डेरिवेशन करने में हो रहा है। ये बात भी ठीक है। डेरिवेशन जब तक आप नहीं करेंगे, डेरिवेशन का मतलब होता है कि कोई भी फॉर्मूला है उसका बेसिस क्या है, कोई भी थ्योरी जो है उसका बेसिस क्या है, वो उसका फॉर्मुलेशन क्यों हुआ है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। और जब तक हम किसी चीज के पीछे के लॉजिक को नहीं जानते, वो लॉजिक जब तक हमें पकड़ में नहीं आता, जब तक हम ये नहीं जानते कि हम इसको डिराइव कैसे कर सकते हैं, तब तक आप निश्चित रूप से उस फॉर्मूले के बारे में अपना विश्वासजनक तरीके से कमांड जो है वो नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 12th में बच्चे जब पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला यूज होता है अभिकेंद्रीय बल का, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ज्यादातर बच्चे ये बता पाएंगे कि अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या है, सर mv²/r। लेकिन अभिकेंद्रीय बल
का फॉर्मूला कैसे डिडक्ट हुआ, कैसे उसका फॉर्मुलेशन हुआ, ये क्यों आया और ये बता क्या रहा है, ये यदि पूछा जाए तो ज्यादातर बच्चे फेल हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे वो, और नहीं बता पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो उनकी पूरी तरह से अफेक्टेड होगी। 40 मिनट हो गए, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करना है अभी तो थोड़ा सा है, आप बता देना मेरे को। ऐसे ही अब डेरिवेशन की जैसे मैं बात कर रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हूं डेरिवेशंस को लेकर के। फिलहाल मैं स्टार्टिंग में डेरिवेशंस नहीं दे सकता। जैसे मान लो ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स कोई भी चैप्टर हो, ऑप्टिक्स की यदि हम बात करें तो मैं यदि आपको 6-7 डेरिवेशन आपको दे देता हूं और आपने उनको यदि लर्न कर लिया, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कोई नया मटेरियल पढ़ रहे हो। यानी किसी भी चैप्टर का यदि मैंने आपको डेरिवेशन सिखा दिया, डेरिवेशन यदि आप सीख लिए, डेरिवेशन पे यदि आप अच्छे हो गए तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन स्टार्टिंग में हम डेरिवेशन से स्टार्ट नहीं कर सकते। डेरिवेशन सीखना बहुत इजी होता है, डेरिवेशन सिखाना बहुत इजी होता है, लेकिन डेरिवेशन सीखने के लिए हमारा जो माइंड सेटअप है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम कोई चीज का डेरिवेशन क्यों सीख रहे हैं, वो चीज क्या है वास्तव में। ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि फिजिक्स को आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब यह है कि आप थ्योरी तो मान लो सीख लिया है लेकिन आप उसके न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहे हैं। ये त्रुटि वाली बात है, बिना अनुभव की बात है। ये क्यों बिना अनुभव की बात है? क्योंकि हम यहां जो अजम्पशन मानते हैं कि आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते केवल थ्योरी के बेसिस पे, तो एरर इसमें यह है कि आप थ्योरी पे वास्तव में कमांड है ही नहीं आपका, आपको पता ही नहीं है कि ये थ्योरी जो है वो किस चीज को लेकर के है, आप उस थ्योरी को नहीं समझे हैं। यदि आप इस थ्योरी को समझे होते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आता। हमें लगता है कि हमने थ्योरी को कवर कर लिया है। आपको जब हम एग्जाम दें, आपको जब लिखने के लिए कहें तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि वो रटा रटाया चीज है, वो तोते वाली बात है, वो वॉमिटिंग कर रहे हो आप एक तरह का। लेकिन वही यदि मैं आपको खड़ा होकर क्लासरूम में कहूं कि चलो ये पढ़ाओ बच्चों को, हालत खराब हो जाती है। नहीं होती कि आप सबको अनुभव है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि आपका सब्जेक्ट कमांड नहीं है, मास्टरी नहीं है, ऑथोरिटी नहीं है उस सब्जेक्ट पे आपकी। ऑथोरिटी यदि सब्जेक्ट पे आपका होगा तो आप कभी नहीं कहेंगे कि सर मेरे से न्यूमेरिकल नहीं हो रहे। ऑथोरिटी कैसे आता है? साइकिल कैसे चलाना सीखते हो? जब साइकिल को चलाना शुरू करते हो। ऐसे ही किसी सब्जेक्ट को कैसे सीखते हो? जब आप उसको पढ़ाना शुरू कर दो। पढ़ाओगे कब? जब आप चाहोगे कि मुझे ये मास्टर करना है सब्जेक्ट। तो ये बातें हैं सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन पे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी कोई सब्सटेंशियल पार्ट या हमें कोई सब्सटेंस इसमें नहीं मिला, कि सर ने अराउंड 40 मिनट का लेक्चर तो दिया लेकिन हमने कोई नई तरह की जो है वो 12th की चीज नहीं सीखा है। तो ये चीजें कैसे आंसर्ड होती है वो मैं बेहद अच्छे से जानता हूं, ऐसा मुझे लगता है। मैंने ये जो तीनों टॉपिक्स की बात की है, कंसेप्ट्स, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इनके पीछे कारण है। कारण क्या है? हमारा प्लान। हमारा प्लान ये है कि हम कंसेप्ट्स आपके वीक नहीं रहे, कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो, उस पे पर्टिकुलरली फोकस करके ऐसा मटेरियल आपको प्रोवाइड करें कि कंसेप्ट जो है वो आपके बहुत अच्छे हों। ऐसे ही आप किसी सब्जेक्ट को डेरिवेशन के हिसाब से भी सीखो, इसके लिए भी हम आपको डेरिवेशन का सेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, आपको अलग से लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके डेरिवेशंस होंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हम आपको पर्टिकुलरली स्पेशल लेक्चर्स देंगे जिनमें हम आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है उनको अच्छा करवाएंगे। यानी ये हमारे प्लान का हिस्सा है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट के तौर पे ये दिया है। दूसरी बात ये है कि जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमारा माइंड सेटअप इस हिसाब से होना चाहिए
कि हम फिजिक्स को किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। किस उद्देश्य का मतलब ये है कि आप डिफेंस के लिए जाना चाह रहे हैं, कि इंजीनियरिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, कि मेडिकल के लिए जाना चाह रहे हैं। यदि आपका कोई ना कोई बड़ा टारगेट है तो वो टारगेट हम आपसे पूछेंगे, उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप बताओगे तो हम उसी हिसाब से आपको वो चीज़ें असाइन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा इंटीग्रेटेड अप्रोच है हमारा। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है एकीकृत। एकीकृत का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ जो फाउंडेशन में एडमिशन ले रहे बच्चे और जो लेने वाले हैं उनको इंटीग्रेटेड कोर्स देंगे। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया था कि 11th का हमने टॉपिक पढ़ा ऑसिलेटरी मोशन, एसएचएम यदि आपने सीख लिया है और 6 महीने बाद में जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो अल्टरनेटिंग करंट को, तो आपको लगता है कि यार ये बिल्कुल नई चीज है। लेकिन यदि मैंने आपको एसएचएम पढ़ा दिया और एससी पढ़ा दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई डिफरेंस भी है क्या। केवल लिखने का 8 को आप मान लो ऐसे लिख दोगे EIGST, है तो 8 का 8 ही, यानी थ्योरी तो वही है, उस पे कमांड आ जाएगा अच्छे से। ऐसे ही जैसे ग्रेविटेशन में जब पढ़ा रहा हूँगा तो जैसे ही ग्रेविटेशन का चैप्टर कंप्लीट हुआ मैं तीनों चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा 1 2 3। हाँ, अब एक बात और ध्यान रखना है कि ये चीजें जब आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो तो हम पे नजर है सबकी, मेरे साथियों की भी मेरे पे नजर है, तो मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि ये चीजें जो हैं वो एक यूटोपिया नहीं है, ये मेरी कोई ऐसी ही किसी बंद कमरे में बैठी हुई कल्पना नहीं है। मैंने खुद मैकेनिकल स्ट्रीम से इंजीनियरिंग किया है। मैकेनिकल में ये जो सब्जेक्ट ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स की बुक्स होती है, वो पढ़ा है हमने। जैसे यहाँ थर्मोडायनामिक्स है तो थर्मोडायनामिक्स पे पूरा बुक होता है, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। ऐसे ही फ्लूइड्स पे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा जाता है। ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, फिजिक्स अलग से पढ़ते हैं, केमिस्ट्री अलग से पढ़ते हैं। उसके साथ यानी मैं इंजीनियरिंग का मतलब यही होता है कि फिजिक्स का एप्लीकेशन पार्ट, और जब आप फिजिक्स के एप्लीकेशन पार्ट्स को जान रहे हैं, साथ ही साथ मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है बीएससी का। 3 साल मैंने 3 बेस निकाले हैं बीएससी के। मैंने खुद बीएससी नहीं किया लेकिन बीएससी पढ़ाया तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मेरे को जानने को मिला। यदि किसी ने इंजीनियरिंग नहीं किया है तो वो उन चीजों को नहीं जान सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी टीचर के यदि नोट्स उठा करके देखेंगे, उनके लेक्चर्स को देखेंगे, तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा होगा, आवेशन की जब वो विधियां पढ़ा रहा होगा, तो वो ये वर्ड यूज नहीं करेगा ट्रिबो इलेक्ट्रिसिटी। उसके बारे में चर्चा तक नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी, नो डिस्कशन ऑन ट्रिबो इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसने इंजीनियरिंग नहीं किया। इंजीनियरिंग किया होता तो उसे पता चलता कि जो फ्रिक्शन है, घर्षण के द्वारा चार्जिंग जो हम पढ़ रहे हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, वो वास्तव में केवल फ्रिक्शन नहीं है, उसके पीछे ट्रिबो इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है वो, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तब होगा। ऐसे ही कोई आपके साथ उलझ सकता है, उलझना नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि गाउस का नियम, यार ये तो अलग चीज है, इसमें तो कोई गाउस का नियम नहीं है। इसका मतलब है उसने बीएससी को ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो भूल गया होगा वो। बीएससी में बाकायदा आपके लिए गाउस का नियम मिलेगा ग्रेविटेशन के लिए। क्यों? क्योंकि गाउस एक साइंटिस्ट है और उसे पता है कि ये भी जिस तरह का फील्ड है उसी तरह का फील्ड ये है। इसके लिए जो फॉर्मुलेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, वो सेम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इस फील्ड के लिए होना है। हाँ, ये अलग बात है कि 11th के चैप्टर में आपको के लिए गाउस का नियम नहीं बताया गया होगा, तो किसी के साथ आप उलझे नहीं। मेरे साथियों से भी अनुरोध है कि वो इस तरह की चीजों पे ना ध्यान दें कि ये कैसे जो है वो अपने हिसाब से इन चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। और बाकी जब हम चैप्टर वाइज जाएंगे तो हमारे 2 टारगेट हैं मोटे तौर पे, जिन पे हम फोकस कर रहे हैं। एक तो कंटेंट और एक क्वालिटी। दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हम थोड़े लेट हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, इसकी वजह यह है कि क्वालिटी पे हम काम कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि हम हमारे वीडियोस को YouTube या Facebook पे देने की बजाय हम अपने सॉफ्टवेयर पे प्रोवाइड करें ताकि अच्छा क्वालिटी मिले। दूसरी बात, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, क्योंकि ग्लोबल विलेज के पार्ट हैं हम सब लोग। आज ये नहीं है कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरे जो हैं वो 60-70
बच्चे जो हैं वो उसको देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, सारे टीचर्स उसको देख रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत किसको आता है? दिक्कत उनको आता है जो थोड़े से कमजोर होते हैं। उनको लगता है नहीं यार, ये जो किताब में जो लाइन लिख रखा है, जैसे 10 लाइन लिख रखा है तो 3-4 लाइन हमें उसी लेवल की बता दें, उसी क्वालिटी का बता दें। उससे क्या है कि जो अच्छे लड़के होंगे, जिनको जानने की जिज्ञासा होगी, वो अफेक्ट होंगे। तो ये जो क्लासरूम है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हमारी फैकल्टीज का मेन मोटो मैं आपको बता देता हूं, हमारा कंटेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। ये कंटेंट आप चाहे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़े या कोई से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़े, इस कंटेंट पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। दूसरी बात, क्वालिटी आप खुद देखेंगे जब आप वीडियोज एक्सेस करेंगे। तो हम जनरल ट्रेंड ही लेके चल रहे हैं, लेकिन हम उसका अल्टरनेट निकालेंगे। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो साथ में हम जो स्पेशल हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, हम उनके अलग से जो है वो आपके अकाउंट बनाएंगे, उनको एक्सेस देंगे, और उसमें जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ऑप्टिक्स के लेक्चर भी हम साइमल्टेनियसली आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी जो मैग्नेटिक पोर्शन है आपका, उसके लेक्चर भी हम साइमल्टेनियसली प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसे ही जो मॉडर्न फिजिक्स के हैं, उनके भी लेक्चर आपको साइमल्टेनियसली प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लेकिन वो उन्हीं को प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो इस चीज की डिमांड करेंगे, जो इस ट्रेंड के हिसाब से। यानी कोई एक ही चीज ऑप्ट कर सकता है, वो चाहे तो जनरल ट्रेंड ले सकता है, वो चाहे तो पॉपुलर ट्रेंड ले सकता है। धन्यवाद।